हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका बिहार एसआई का जो है मेंस का क्वेश्चन जो डिस्कस किया जाएगा प्रीवियस ईयर का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बिहार एसआई का मुख्य परीक्षा जो हुआ था, मेंस का परीक्षा जो हुआ था 2021 का, जो परीक्षा तिथि का आपका 24/4/2022, 24/4/2022 को जो एग्जाम हुआ था आपका मेंस का हुआ था बिहार एसआई का। तो उस क्वेश्चन का जो है डिस्कशन आज करते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। अपवर्तन के कारण होता है, या परावर्तन के कारण होता है, या विवर्तन के कारण होता है, या आपका ध्रुवन के कारण होता है। तो चलिए बताइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। किस कारण होता है? या अपवर्तन कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन कारण होता है। तो देख लेते हैं अपवर्तन कारण। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन मुख्यतः प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसी परिघटना कारण कौन कौन सी और घटनाएं होती है? तो देख सकते हैं, रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, यह भी जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पानी में डूबा हुआ सिक्का या मछली वास्तविक गहराई से जो है कुछ ऊपर दिखाई देती है, यह भी आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये भी आपका क्या, प्रकाश के अपवर्तन कारण होने वाली सारी घटनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में जो है शामिल हुआ था? फ्रांस हुआ था, बुल्गारिया हुआ था, अमेरिका हुआ था, या जर्मनी हुआ था? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो आपका बुल्गारिया हुआ था। कौन हुआ था? बुल्गारिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया वर्ष 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। ऑटोमन साम्राज्य वर्ष 1914 में जो है शामिल हुआ था। ऑटोमन साम्राज्य जो है आपका 1914 में शामिल हुआ था। ऑटोमन साम्राज्य किसे कहते हैं? तुर्की, तुर्की देश को कहते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भिलांगना नदी, या भागीरथी और अलकनंदा नदी, या फिर अलकनंदा और बाणगंगा नदी, या बनास और खाई नदी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और भिलांगना नदी। तो टिहरी बांध जो है हमारा भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। यह बांध टिहरी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो किसी अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर, आपका अर्धचालक जो है मतलब आपका उपधातु का जो ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है? तो आपका यहाँ पे अर्धचालक की जगह अगर आपका धातु देता तो उसको जो ताप बढ़ाने पे क्या होता है, प्रतिरोधकता जो है क्या होती है? बढ़ती है। अगर यहाँ पे चालक देता आपका और उसमें कहता ताप बढ़ाने पे क्या होता है, तो प्रतिरोधकता उसकी बढ़ती है। यहाँ क्या पूछा? अर्धचालक मतलब उपधातु मतलब सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में जो ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता मतलब क्या होता है? रुकावट होता है। तो रुकावट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। तो 4 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। और यही चालक रहता है आपका, तो उसमें ताप बढ़ाने प्रतिरोधकता मतलब रुकावट जो आपकी उसमें बढ़ती है, लेकिन अर्धचालक में जो प्रतिरोधकता मतलब रुकावट जो है घटती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी। तो किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है, जिसके कारण इसकी चालकता जब बढ़ती है। प्रतिरोध का मात्रा जो होता है ओम होता है, और प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है? ओम मीटर होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि एक कुट भाषा में ब्रांच को जो इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? चलिए बताइए। ये रीजनिंग का सवाल है, तो देख लीजिए। बी में ई कितना आपका प्लस आपका, बी 2 नंबर में होता है, ई कितना नंबर होता है? 5 नंबर में होता है। तो क्या है? +3। तो एम में +3 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? एम होता है 13 नंबर पे, +3 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 में क्या आता है? पी आता है। तो पी देखिए आपका 4 में आपका पी है, 4 में आपका पी है। तो अब आगे देखते हैं आर। आर आपका 18 नंबर पे होता है, और पी आपका कितना? 16 नंबर पे होता है। तो क्या हुआ? माइनस हुआ। तो 18 - 2, 18 - 2, तो अगला करेंगे -2 करेंगे। ए में -2 करेंगे तो कितना होगा हमारा? जेड और वाई। तो जेड वाई किस में हमारा? देखिए वाई किस में हमारा?
पी वाई, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो बस दो ही अगर जो निकाले हम उससे हमारा आंसर जो है निकल गया, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को पेंट किया गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनके 2 फलक पेंट किए हुए हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 8 होगा, 24 होगा, या 27 होगा, या 36 होगा? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, 36 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देख सकते हैं किस तरह निकाला गया है। तो n सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों पर पेंट किया गया है, तो जिसे समान रूप से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में जो है काटा जाए तो ऐसे घनों की संख्या क्या होगी? जिसका एक फलक रंगा हुआ है तो 6 और n-2 का स्क्वायर, तो जिसका 2 फलक रंगा हुआ है 12 n-2, तो जिसका 3 फलक रंगा हो तो उसका क्या हो जाएगा? हमेशा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर डी। कितना है? 36। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए, ऐसे घनों की संख्या जिसके 2 फलक है, तो 12-2 तो 3, तो बढ़ती है 36। तो 36 जो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया था। चलिए इसका बनाइए। निम्नलिखित में से न्यूनतम संख्या कौन सी है? तो आपको सबसे छोटी संख्या मतलब आपको न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो सिंपल होता है ऐसा क्वेश्चन निकालना। पहले देख लेते हैं, पहले इस दोनों कंपेयर करते हैं। तो 7 गुना 4, 7 चौक 28, और नीचे से ऊपर करते हैं तो 11 या 33, तो 7 चौक 28 और 11 या 33, तो आपका 7 चौक 28, ये कितना? 11 या 33। तो ये आपका बड़ा है और ये आपका क्या है? छोटा है। तो छोटा ये मिल गया हमको। अब छोटा पे कंपेरिजन करना हमको इससे करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा? 7 ऊपर का नीचे गुना करेंगे तो 7 7 7 49, 49 और नीचे कितना? 11 5 55, 7 7 49, 11 5 55। तो इस साइड वाला आपका जो पहला ये आपका क्या है? छोटा है। अब इसमें कंपेरिजन करते हैं। 7 ऊपर से करते हैं नीचे, 7 5 35 और नीचे करते हैं 11 चौक 44, 11 चौक 44, 7 5 35, तो 7 5 35, 11 चौक 44। तो आपका नीचे वाला जो है 35 जो आपका छोटा, तो इसका मतलब आपका पहला ही जो है सबसे छोटा है। सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी आपकी? पहला वाला है। तो ये सब चीज़ें अगर मैथ में आप मेरे से पढ़े होंगे तो आपको सारी चीज़ें आप बना सकते हैं ये सब चीज़ें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 7/11, ऑप्शन नंबर 1। ये तो प्रोसेस देख लीजिए इतना लंबा है, आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दिया गया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? बसालत खान को, या प्रताप सिंह प्रथम को, या कृष्णराज तृतीय को, या नंदराज को? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, कृष्णराज तृतीय को। तो 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो कृष्णराज तृतीय को बनाया गया। तो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की जो मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को जो है बनाया गया। वह बौडियार वंश का जो शासक था, वो क्या था? बौडियार वंश का जो था शासक था। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट है, या सोडियम ऑक्साइड है, या सोडियम क्लोराइड है, या सोडियम फॉस्फेट है? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सोडियम सिलिकेट। तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। जिसका फॉर्मूला क्या है? Na2SiO3 होता है, ये याद रखिएगा। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा जो है निर्धारित होती है? किस अनुसूची मतलब शेड्यूल के द्वारा जो निर्धारित होती है? तो किसके द्वारा निर्धारित होती है ये आप सभी पता होगा। कौन सा हो जाएगा? पहली होगी, चौथी होगी, पाँचवीं होगी, या 10वीं होगी? तो क्या हो जाएगी हमारी? चौथी हो जाएगी। तो चौथी में क्या है? राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या इसमें बताया गया चौथी। अब पहला हम क्या है? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। और दूसरा में क्या था? वेतन भत्ता था। तीसरा में क्या था? शपथ परिज्ञान था। चौथा में क्या था? राष्ट्रवाद सीटों आवंटन। पांचवा में क्या था? ST SC के प्रशासन। और छठा में क्या था? ST के 4 राज्यों प्रशासन। सातवां में क्या था? संघ सूची, राष्ट्र सूची, संप्रति सूची मतलब शक्तियों विभाजन। आठवां में क्या था? भाषाओं के बारे में, 22 भाषाओं। नौवां में क्या था? भूमि सुधार या संपत्ति अधिग्रहण। 10वां में क्या था? 10 बल कानून। 11वां में क्या था? पंचायती राज व्यवस्था। 12वां में क्या था? न्यायपालिका। तो ये 12 अनुसूचियाँ हैं टोटल, तो आपको एक ब्रीफ में आपको बता दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी।
तो प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय संविधान में अनुसूची संख्या कितनी है? 12 है। कितनी अनुसूची संख्या? 12। जब संविधान जब आपका आपका संविधान जो लागू हुआ था उस समय जो था आपका 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में जो है 4 अनुसूचियाँ बढ़ाई गई। तो मास सूची बढ़ा था आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा बढ़ा था। फिर 10वां आपका बढ़ा था 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 11वां बढ़ा था 73वां संविधान संशोधन 1992-93 द्वारा। और फिर 12वां बढ़ा था 74वां संविधान संशोधन 1992-93 द्वारा। तो ये कुछ जानकारियाँ थी, इसे याद रख सकते हैं, ये सब आपको पता होंगी। 540 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 540 के गुणनखंड कितना? 24 होगा, 30 होगा, 48 होगा या 54 होगा। तो ये बना सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। गुणनखंड को तोड़ना है, इसका जो एलसीएम निकालिएगा तो उस तरह से आप बना सकते हैं। एलसीएम निकालने वाला आपका जो है 2 से 2 बार मतलब डिवाइड होगा, फिर 3 से जो आपका 3 बार डिवाइड होगा, फिर 5। एलसीएम निकालिएगा इतना का तो आप इजीली बना सकते हैं। तो जिसका मतलब 2 बार आपका पेयर में आता है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका 3 बार आया, 5 एक बार आया, तो बस कुछ नहीं करना था आपका। 2 + 1 कितना? 3 + 1 और 1 + 1, तीनों गुना कीजिएगा, कितना? 4 × 12, 12 × 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 24 हो जाएगा। तो आप बना सकते हैं, काफ़ी ईजी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 24। तो इस क्वेश्चन का 540 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 24 हो जाएगी। आपको मैथ का जो भी वीडियो बताया जाएगा उसमें सारी जानकारी दिया रहेगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? 1908 में, 1909 में, या 1919 में, या 1935 में? तो कब हुई थी आपकी? 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तो 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग कहाँ आपका? अमृतसर पंजाब में। कहाँ? अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1970 में, 1972 में, 1975 में, या 1971 में? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना आपका? 1971 में। कब बना? 1971 में। तो बांग्लादेश वर्ष 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इससे पूर्व यह जो था पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जो था पाकिस्तान का भाग था। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? हॉर्न सिल्वर, या मानिक सिल्वर, या जर्मन सिल्वर, या लूनर कॉस्टिक? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तो जर्मन सिल्वर में जो होता है आपका सिल्वर नहीं रहता, मतलब चांदी नहीं रहता है। ये नाम इसमें सिल्वर है लेकिन इसमें चांदी आपका नहीं रहता। बाकी आपका हॉट सिल्वर हो गया, मानिक सिल्वर हो गया, लूनर सिल्वर में जो आपका सिल्वर मतलब चांदी रहता है, लेकिन जर्मन सिल्वर में जो आपका सिल्वर मतलब चांदी जो है नहीं रहता है। तो जर्मन सिल्वर जो है एक मिश्र धातु है, इसमें जो आपका तांबा रहता है, निकल रहता है और जस्ता रहता है, लेकिन चांदी जो होता है इसमें नहीं पाया जाता। चांदी जो है नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, या इंसुलिन? तो बताइए स्टार्च के पाचन के क्या? स्टार्च मतलब मंड, तो मंड के पाचन के लिए कौन सा होता हो आपका है? एमाइलेज। कौन सा आपका एमाइलेज? ऑप्शन नंबर सी। एक आप याद रख सकते हैं टॉल, TAL टॉल, ये जो तागनाशा से निकलता है ये आपका टॉल, मतलब पूर्ण पाचक रस बोलते हैं इसको, टॉल। टी हो गया ट्रिप्सिन, एस हो गया एमाइलेज हो गया, एस हो गया लाइपेज हो गया। तो एमाइलेज होता है आपका टॉल, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो होता है आपका, ट्रिप्सिन जो है आपका प्रोटीन को पचाता है, और एमाइलेज जो आपका स्टार्च मतलब मंड को पचाता है, लाइपेज जो आपका बस्सा को पचाता है। ये आपका गनाशा से निकलता है, इसको पूर्ण पाचक रस कहता है टॉल। ट्रिप्सिन, एस एमाइलेज, एस लाइपेज। टॉल जो आपका पेप्सिन आपका ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज जो आपका स्टार्च मतलब मंड को पचाता है, और लाइपेज जो आपका बस्सा पचाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपका पूछा गया? स्टार्च। तो स्टार्च क्या हो जाएगा हमारा? एमाइलेज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के पाचन संबंधित है, जो अग्नाशय का एक रस है। एमाइलेज स्टार्च का अपघटन करके उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये की बचत की। छूट से पहले शर्ट का जो था मूल्य कितना था? तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हमसे मैथ अगर पढ़े होंगे, जो 2 वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया यूट्यूब पे, तो आप इजीली बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो क्या करना आपको? 25% की छूट, तो डायरेक्टली आप कर दीजिए 25/100 बराबर कितना आपका 20। तो ये कितना बार कटा? 5 बार कटा। कितना बार कटा आपका? 4 बार कटा। 5 से काटेंगे इसको कितना बार कटेगा? 20 बार। कितना बार कटेगा आपका? 20 बार में कटेगा। ये कितना हो जाएगा? 20 × 4, 20 चौक 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
आप देख सकते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपको मिलान जो कीजिए, मिलान आपको करना है कि पहला का मिलान कौन सा होगा, दूसरा मिलान कौन सा होगा, तीसरा मिलान कौन सा होगा, चौथा मिलान कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। पहला का जो आपका है, पहला का आपका क्या हो गया, पहला का आपका जो बी है, पहला का जो आपका बी है, पहला का बी है, दूसरा का जो आपका सी है, दूसरा का सी है, और और दूसरा का सी आपका, और तीसरा का ए है, तीसरा का क्या आपका ए है, तीसरा का क्या आपका ए है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं किस तरह बनाया गया है, ये आप जानते होंगे, पढ़े होंगे आपने। जैसे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ये कोण थीटा के सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। और कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, जो कोण थीटा की आसन भुजा बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा आधार होता है, जो कि कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कोण थीटा के आसन भुजा होती है। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, बराबर कर्ण कोण बटे होता है कोस थीटा की आसन भुजा। अतः विकल्प आपका क्या है, सी जो आपका सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर। तो बताइए हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध बामन जो है वह उच्च उत्पादन करने वाली किस्म है। विद्या है, जया है, या विद्या जया है, या चंपा है, या आपका लेखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो कौन सा है, विद्या है, कौन सा आपका विद्या। तो हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी जो है गेहूं की अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। तो कौन सी आपकी विद्या है, कौन सी आपकी है विद्या। तो 18 का क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे देश में विद्या जो है, ये याद रखिए, विद्या गेहूं की अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली जो है किस्म है। और जया जो आपकी क्या है, आपकी चावल की किस्म है। और विद्या की आपकी गेहूं की जो है अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली जो है किस्म है। और जया जो आपकी चावल की किस्म है। तो ये सब याद रखिएगा। इंटीग्रल कॉस्ट फैक्ट्री कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में है, कोची में है, या पेरम्बूर में है, या मैंगलुरु में है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कहाँ आपका, पेरम्बूर में है। तो इंटीग्रल कॉस्ट फैक्ट्री कहाँ स्थित है आपका, पेरम्बूर में। कहाँ आपका, पेरम्बूर में है। तो इंटीग्रल कॉस्ट फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में अवस्थित है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, 2 अक्टूबर 1955 में किया था, 2 अक्टूबर 1955 में किया था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्य नहीं किया। चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, या एच डी देवगौड़ा, या चंद्रशेखर। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो किसने नहीं किया है, तो निम्नलिखित कौन सा जो प्रधानमंत्री आपका जो है राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्य जो है नहीं किया, किसने नहीं किया। तो चंद्रशेखर जो है नहीं किया था, चंद्रशेखर जी ने जो है नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बाकी सभी ने किया था। तो चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो इन्होंने कार्य नहीं किया। वहीं चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, और पीवी नरसिम्हा राव जो थे आंध्र प्रदेश के, एवं एच डी देवगौड़ा जो थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्य किया था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। रोगाणुरोधक, या जौरनाशक, या प्रतिजैविक, या दर्दनाशक। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो किसके रूप में काम करता है आपका, रोगाणुरोधक के रूप में। रोगाणुरोधक के रूप में जो आपका काम करता है क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल, रोगाणुरोधक के रूप में जो है कार्य करता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल कितना, 147 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो चलिए बना लीजिए इसको। क्या बोला, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया होगा, 3:1। मतलब आयु का अनुपात, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल कितना, 147। तो ये दोनों गुना कर दीजिए आप। 3x इंटू 1 है, तो उनके 1 की जगह हम x मान लेते हैं। मतलब 1 तो एक गुना आप कीजिएगा तो आपका उतना ही रहेगा। तो इतना हो गया। तो कितना हो गया आपका, 3x²। कितना हो गया आपका, 3x² बराबर कितना आपका गुणनफल कितना आपका, 147। 147। तो 3 से आप काटेंगे तो कितना बार कटेगा आपका, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काट, 3 चौक 12, 4 और कितना बचा, 2 और 7, तो 9 तिया 27। तो x² बराबर कितना हो गया आपका, 49 है। तो x² जब स्क्वायर आपका हटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो गुना कर दीजिए, 7 या 21 और एक कितना, 7।
सत्या 21 और एक कितना हो गया 7, तो 21 21 प्लस 7 कितना आपका हुआ 7 2 28, 28 साल आपका इधर हो गया। अच्छा उनकी आयु का अनुपात पूछा तो दोनों को सेम नहीं करना है, अलग अलग करना है। तो कितना 7, तो 7 या 21, 21 आ गया आपका, पिता का आ गया, पुत्र का कितना आ गया आपका 7 आ गया, पुत्र का कितना आ गया आपका 7 आ गया, और 21 किसका है पिता का है। अब क्या बोला है 5 वर्ष बाद उनकी आयु, तो 5 वर्ष इस दोनों प्लस कर लेंगे, 5 इसमें प्लस 5 इसमें प्लस 5, तो 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 21 प्लस 5 26, और आपका कितना था 7 है, 7 5 कितना हो जाएगा 12, तो 26:12 होता है। और इसको काट लेते हैं, हल्का कर लेते हैं, ये कितना पर कटेगा 13, इसको 2 से काटें कितना पर कटेगा 6, तो 13:6, तो 13:6 जो हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 13:6, तो किस में हमारा 13:6, तो ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कौन सा जीवाणु मतलब बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, या ब्यूट्रिक एसिड बैक्टीरिया, या सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो आपका दूध को क्या करता है दही में परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो दूध से दही का निर्माण जीवाणु के द्वारा किया जाता है और यह क्रिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा जो है किया जाता है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है, हरित गेहूं, पीली सरसों, चेरी टमाटर, या सुनहरा धान। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है, तो आपका सुनहरा धान, आपका कौन सा सुनहरा धान, जिसको क्या कहता है गोल्डन राइस कहते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, सरिका किस प्रकार समीर से संबंधित है। तो ये रेसिंग का सवाल है, आपको ब्लड रेसिंग का है, तो आप इजीली बना सकते हैं। आपको सिर्फ इसका आंसर बता देते हैं, आप इससे बना सकते हैं, सिंपल है। तो इसका आंसर आंसर क्या होगा, आपका पुत्र वधु होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए इसको बनाइए। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, आपका ईंधन के रूप में किया जाता है, या स्नेहक के रूप में किया जाता है, या मंदक के रूप में किया जाता है, या आपका कुचालक के रूप में किया जाता है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है आपका, तो मंदक के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है आपका मंदक के रूप में जो है किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है मंदक के रूप में जो है आपका किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग जो आपका मंदक के रूप में किया जाता है, और ग्रेफाइट के अलावा जो भारी जल मतलब D2O का प्रयोग भी जो है मंदक के रूप में किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कौन सा है, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, CST, या जयपुर। तो कौन सा आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई, मुंबई CST। मध्य रेल मंडल का जो मुख्यालय क्या है आपका मुंबई CST। आयरन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, स्कर्वी होता है, एनीमिया होता है, या मधुमेह होता है। तो आपको पता होगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी एनीमिया होता है। आयरन की कमी से क्या होता है आपका एनीमिया होता है। तो आयरन की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिससे कि रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं आपका एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं एनीमिया कहते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है, ब्राजील से नहीं गुजरती, सोमालिया से, या भारत से, या आपका केन्या से। तो आपको पता होगा भूमध्य रेखा हमारा इक्वेटर, इक्वेटर जो आपका भारत से जो आपका नहीं गुजरता है। इक्वेटर भारत से क्या गुजरता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब आपका कर्क रेखा जो भारत से गुजरता है, और आपका इक्वेटर जो है मतलब आपका भूमध्य रेखा जो है भारत से नहीं गुजरता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाकी आपका ब्राज़ील हो गया, सोमालिया हो गया, केन्या से होकर जो भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर जो गुजरती है, पर इन देशों के मध्य से होकर जो गुजरती है। भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती, भारत से क्या गुजरती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बना है, रावी नदी पर, सतलज नदी पर, या चिनाब नदी पर, या झेलम नदी पर। तो बताइए भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बना आपका, तो किस सतलज नदी पर बना, किस नदी पर बना, सतलज नदी पर बना हुआ भाखड़ा नागर बांध। तो भाखड़ा नागर बांध जो है आपका सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा बांध के जलाशय का नाम क्या आपका गोविंद सागर, क्या नाम है गोविंद सागर।
जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है आपका? महानदी पर, नर्मदा पर, या ताप्ती नदी पर, या श्रावती नदी पर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, श्रावती नदी पर। श्रावती नदी पर, श्रावती नदी। तो जोग जलप्रपात आपका कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में। कहाँ है आपका ये आपका कर्नाटक में है। किस नदी पे आपका? श्रावती नदी पे है आपका। किस नदी पे आपका? श्रावती नदी पे है। ये कहाँ आपका? कर्नाटक में है। जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोहिद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम क्या है? मुनिश अल अरवा, या तब उफ, या या कश्फ उफ महजूब, या कलंदर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोहिद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम क्या है आपका? मुनिस अल अरबा। मुनिस अल अरबा जो है जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोहिद्दीन चिश्ती की जीवनी का जो है नाम है, क्या नाम है? मुनिस अल अरबा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख सकते हैं, आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोहिद्दीन चिश्ती की जीवनी का क्या नाम? मुनिस अल अरबा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? फरवरी 1922, 1901, मार्च 1921, या फरवरी 1921, या मार्च 1922? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1922 को जो है महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में जो है वापस ले लिया। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को जो है शुरू हुआ था, मतलब प्रारंभ किया गया था, और फरवरी 1922 को जो है इसे वापस ले लिया गया था। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क कहाँ पे आपका? अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम में है, या मणिपुर में है, या सिक्किम में है? तो कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। तो दफा अरुण, तो याद रख सकते हैं ट्रिक से, दफा अरुण। दफा से हो गया नाम दफा, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आपका? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर एक जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना जो 1983 में हुई थी। यह जो है 1807.82 वर्ग किलोमीटर में जो है यह विस्तृत है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का जो है उपयोग किया जाता है? H2SO4, या HNO3, या HCl, या HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो नक्काशीदार कांच के लिए जो निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? HF, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो HF जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है का प्रयोग किया जाता है। तो कांच पे लिखने के लिए जो आपका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है नक्काशी करने के लिए कांच पर। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? 24 में, या 42 में, या 44 में, या 48 में? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 24 में। तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना जो अनिवार्य कर दिया गया था? तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये कब हुआ था आपका? 24वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1971 में हुआ था। इसके द्वारा जो राष्ट्रपति के लिए जो संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना जो अनिवार्य कर दिया गया था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? छोटा नागपुर पठार, अमरकंटक, या जना पाइप पहाड़ियाँ, या गुरु मांधता? तो सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे? और सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपका? तो आपको पता होगा कहाँ से होता है आपका? ये आपका अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है आपका? अमरकंटक से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं। सोन नदी जो है गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो? किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से जो 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आयत त्रुटि का प्रतिशत क्या होगा? 2% होगा, 4% होगा, या 4.4% होगा, या 4.04% होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो 4.04% जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इसको
इसको जो आप सक्सेसिव कॉन्सेप्ट से भी अपना सकते हैं। तो 2% अधिक, तो 2% अधिक मतलब आपका 2 + 2 सक्सेसिव कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, 2 × 2 तो x+y, तो y+x/100 होता है। तो उस सक्सेसिव कॉन्सेप्ट से बना लीजिए इसको। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस तो 2 × 4 और नीचे जो आपका क्या है 100 है। तो 100 आप जब लिखें तो 2 पॉइंट के बाद आपको लिखना पड़ेगा दशमलव, तो 4 तो 0.4। तो जब ये दोनों प्लस कीजिएगा आप, 4 + 0.4 तो कितना हो जाएगा 4.04, कितना हो जाएगा 4.04% जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 4.04% जो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इस सक्सेसिव कॉन्सेप्ट से आप बना सकते थे इस प्रश्न को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पूगा घाटी स्थित है लद्दाख में, सिक्किम में, या अरुणाचल प्रदेश में, या आपका हिमाचल प्रदेश में। तो पूगा घाटी कहाँ स्थित है आपका, ये कहाँ है लद्दाख में, कहाँ स्थित है आपका लद्दाख में। तो पूगा घाटी आपका जो है लद्दाख में स्थित है। यह क्या है आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है आपका पूगा घाटी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, कौशल, काशी, पांचाल या मगध। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा हो जाएगा मगध। तो मगध जो आपका 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा या बना। मगध जनपद 6ठी से आपका 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। आगे चलकर मगध मौर्य साम्राज्य के रूप में जो है परिणत हो गया या परिवर्तित हो गया। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था। अमला जो होता था किसका अधिकारी होता था, दीवान का होता था, जोतदार का होता था, कोतवाल का होता था, या आपका जमींदार का होता था। तो बंगाल में जो अमला जो होता था वह जो है जमींदारी मतलब जमींदार का अधिकारी होता था। तो अमला क्या था आपका, अमला, तो बंगाल में जो अमला जो था आपका जमींदार का अधिकारी होता था, जमींदार का अधिकारी होता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी। मुर्रा नस्ल है किसकी, गाय की है, भैंस की है, या ऊँट की है, या आपके गधे की है। तो किसकी है आपकी, भैंस की है। तो किसकी आपकी, भैंस की। तो मुर्रा जो नस्ल है किसकी है, तो भैंस की एक नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो आपका हरियाणा और पंजाब से जो है संबंधित है। तो मुर्रा जो भैंस की जो नस्ल है ये आपका हरियाणा पंजाब से जो है संबंधित है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, या 5 थे। तो कितने थे आपके, ऑप्शन नंबर बी कितने थे, 3 थे। इसका ट्रिक क्या है आपका, KAL काल। तो के से हो गया क्रिप्स हो गया, ए से हो गया अलेक्जेंडर हो गया, एल से क्या हो गया लॉरेंस हो गया। तो 3 को जो थे कैबिनेट मिशन में सदस्य थे। तो काल, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से हो गया आपका लॉरेंस। कभी कभी चूज करने का ऑप्शन दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देते हैं। उसे पूछा जाता है कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन नहीं थे। तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा, इससे आप निकाल सकते हैं। तो 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन 3 सदस्य थे, आपको बता दिया गया था, पैथी, लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स या एबी अलेक्जेंडर। तो ट्रिक आपको बता दें, काल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, पोलज, परौती, बंजर या जरीब। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं था आपका, तो जरीब जो था भूमि का वर्गीकरण नहीं था आपका अकबर के काल में। पोलज था आपका, परौती था आपका, बंजर था, लेकिन आपका जरीब जो था नहीं था। पोलज, परौती, बंजर अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण थे, जबकि जरीब भूमि का वर्गीकरण नहीं था। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे, नेमिनाथ थे, या पार्श्वनाथ थे, या महावीर थे। तो कौन से आपके, पार्श्वनाथ थे। कौन से, पार्श्वनाथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सीमा संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी, 1950 को, या 1960 को, या 1970 को, या 1948 को। तो कब हुई थी, 1960 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो 7 मई 1960 को जो है BRO की स्थापना हुआ था, सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुआ था 7 मई 1960 को। अंकलेश्वर स्थित आपका मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, असम में है, या आपका राजस्थान में। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ है आपका, गुजरात में। तो अंकलेश्वर स्थित कहाँ आपका, गुजरात में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध आपका, पेट्रोलियम या खनिज तेल उत्पादन का केंद्र है। अंकलेश्वर जो गुजरात में पेट्रोलियम एवं खनिज तेल के उत्पादन का केंद्र है।
अवध का राज का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह, बहादुर शाह या मशहूर मसूद अली शाह या निजाम साधा? कौन सा आपका? वाजिद अली शाह। तो इसी पे जो लॉर्ड डलहौजी ने जो है कुप्राशन का आरोप लगा करके जो है अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो तो ये कौन सा है इसका? हड़प नीति तत्व। उसमें जो था वाजिद अली शाह पे कुप्राशन का आरोप लगा करके जो है उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन बी। तो अवध का राज का अंतिम शासक कौन था आपका? वाजिद अली शाह। अवध की राजधानी क्या थी? लखनऊ। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भी वेग से गतिमान वस्तु की गति ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? नो के या k/9 या 3k या k/3? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, k/, जो है 9 हो जाएगा। k/, क्या हो जाएगा? 9। तो क्या बोला गया? यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाएगा तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 1/k क्या बोला है? के गति से, तो के इसका 3 गुना आपका 3 × 9, तो k/, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हैं आप, तो k बराबर 1/2 mv² होता है। तो देख लीजिए 1/3 गुना किया तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगा? 1/3, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो कब हुआ था आपका? द्वितीय हुआ था। कब हुआ था आपका? द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भिलाई जो है कहाँ आपका? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ आपका? पश्चिम बंगाल में। और राउरकेला कहाँ आपका? उड़ीसा में। कभी कभी पूछा जाता है आपका भिलाई जो है किसके संयोग से हुआ था? तो भिलाई हुआ था आपका रूस के संयोग से हुआ था। और दुर्गापुर किसके संयोग से हुआ था? ब्रिटेन के संयोग से हुआ था। और राउरकेला किसके संयोग से हुआ था? तो जर्मनी के संयोग से हुआ था। तो ये चीज़ें भी याद रख सकते हैं आप। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? सोडियम, पोटेशियम, जिंक या सीजियम? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? तो आपका जिंक। तो ये याद रख सकते हैं। तो जिंक धातु पर जब पराबैंगनी तरंगों की प्रक्रिया होती है तो जिंक के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इसे तापीय उत्सर्जन कहते हैं। एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है या पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर चलकर बिंदु Q तक पहुंचता है दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन की दिशा में। तो ये रीजनिंग का सवाल आप बना सकते हैं, डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो काफ़ी ईजी होते हैं, ऐसे सवाल बनाना होता है, तो उसका बना लीजिएगा आप। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है 52 का? तो 52 का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। यह रीजनिंग का सवाल है, काफ़ी आसान से बना सकते हैं, काफ़ी ईजी है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ये भी आपका रीजनिंग का सवाल है। पूछा गया 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे जब उस चित्र को घनाकार में बनाया जाएगा? तो इसको भी बना सकते हैं आप, ये रीजनिंग का सवाल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी। कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। कितना हो गया? 6। तो आपको पूछा 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत 3 बिंदु कौन सा होगा? देखिए 1 2 3, 3 आपका इसमें है, इसके विपरीत बोला तो इसका एक छोड़ के आपका हो जाता है, तो कितना हो गया आपका? 6। तो इसका वही पूछा गया 3 बिंदु के फलक वाले विपरीत, तो 6 हो जाएगा। और वही पूछता आपका 4 के विपरीत पूछता, तो 4 के विपरीत क्या हो जाता है? 5 हो जाता। और 2 के विपरीत क्या हो जाता है? आपका 1 हो जाता। तो सिंपल है ऐसा क्वेश्चन। सर्वसामयिकों को ध्यान रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सही है आपका। या टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कोशक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो बताइए इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो 54 का आपका जो 1 और 3 जो है आपका सही होगा। 54 का क्या आपका 1 और 3 जो आपका सही होगा। 54 का क्या है आपका 1 और 3 जो आपका सही होगा।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये आपका सही है, और कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये आपका सही है। तो पहला और तीसरा आपका जो है सही है, पहला और तीसरा जो आपका सही है। तो देख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है, कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ये जो है आपका गलत है, इसके स्थान पे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। यहाँ पे प्लस आपका नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका माइनस होता है। अतः विकल्प जो आपका बी जो आपका ए और 3 जो आपका सही है, बाकी आपका जो है दूसरा क्या था आपका गलत था। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है, विश्व बैंक द्वारा या विश्व व्यापार संगठन द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी IMF द्वारा। तो IMF द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जो प्रकाशन किया जाता है। और IMF का मुख्यालय कहाँ आपका वाशिंगटन DC में, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ आपका वाशिंगटन DC में है। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाती है, सहोपकारिता, सभोजिता या असभोजिता या परजीवता। तो क्या हो जाएगा हमारा सभोजिता, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आर्किड का अधिपादप की तरह किसी वृक्ष पर उगना सभोजिता का उदाहरण है। सभोजिता में एक जाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरी जाति को ना लाभ होता है ना ही हानि होता है। प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे, मंदसौर, मलेच्छ, निषाद या पनिकर। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निषाद। तो प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे आपके निषाद। जैसे निषाद राज, जैसे वन में जो रहते थे उसको क्या कहते निषाद। जैसे आप देखे होंगे रामायण या महाभारत में, रामायण में देखे होंगे आप, उसमें क्या है निषाद राज, मतलब एक थे एक कैरेक्टर थे उसमें निषाद राज। तो निषाद राज क्या होता है, वन में जो रहते थे उसको क्या कहते हैं निषाद कहते थे, और वहाँ का वन के राजा जो होते हैं उसको क्या कहते हैं निषाद राज, मतलब वन के राजा। तो प्राचीन भारत में वनवासी निषाद नाम से क्या जाते थे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा दर्रा स्थित है, उत्तराखंड में, सिक्किम में या आपका हिमाचल में या अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। यह जो है कुल्लू व स्पीति के मध्य स्थित है। तो देवसा दर्रा कहाँ स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं, गेहूं, पार्थेनियम या गुलाब या चमेली। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण जो एलर्जी कारण है, तो कौन से हैं, कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर बी पार्थेनियम। कौन सा आपका पार्थेनियम जो है एलर्जी के कारण है, पार्थेनियम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, वाहिनिका, वाहिका या चालनी नलिका या तंतु। तो कौन सा नहीं है आपका जाइलम का भाग, कौन सा नहीं है आपका चालनी नलिका। चालनी नलिका जो है जाइलम का भाग नहीं है। जाइलम पौधे में उपस्थित एक संवहन ऊतक है जिसका कार्य जल व खनिज पदार्थ का संवहन करना होता है। इसके निम्न भाग होते हैं, आपको वाहिनिका होता है, वाहिका होता है और तंतु तथा मेरुदूतक होता है। लेकिन चालनी नलिका जो होता है जाइलम का भाग नहीं होता है, यह क्या होता है फ्लोएम का भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, पश्चिम हिमालय, पूर्वी घाट या मध्य पठार, जिसको केंद्रीय पठार भी कहते हैं, या पश्चिमी घाट। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पश्चिमी घाट, तो वेस्टर्न घाट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा, तो वेस्टर्न वैली हो जाएगा। तो निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो पश्चिम घाट। उपयुक्त विकल्पों में पश्चिम घाट क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा करता है आपका पश्चिम घाट करता है जैव विविधता। एक पश्चिमी घाट होता है आपका और एक आपका एक और भी है, वो दो चीज़ें होती है आपकी। तो याद रखिए आप पश्चिमी घाट, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, नायलॉन 6 या नायलॉन 610 या नायलॉन 2 और 6 और मेलामाइन। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो नायलॉन 6। तो कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो नायलॉन 6 के निर्माण के लिए। किसके निर्माण में, तो नायलॉन 6 के निर्माण में किया जाता है। स्क्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है, रोइंग, घुड़दौड़ या गोल्फ या टेबल टेनिस। तो स्क्वैथलिंग कप किस
खेल से संबंधित है आपका स्क्वैथलिंग, तो ऑप्शन नंबर डी। तो टेबल टेनिस से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था आपका? डैश के मध्य हुआ था, 1947 से 48, या 1953 से 54, या 1950 से 52, या 1955 से जो है 56। तो कब हुआ था आपका? 1950 से 52। तो हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था आपका? 1950 से कब हुआ था? 52। तो हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था आपका? 1950 से आपका 1952, 1950 से 1952। ऑप्शन नंबर सी जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हस्तिनापुर का उत्खनन जो है 1950 से 52 के मध्य बीपी लाल, किसके? बीबी लाल के जो है नेतृत्व में हुआ था, बीबी लाल के नेतृत्व में हुआ था। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को जो है ठीक किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या बाइफोकल लेंस? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। तो मायोपिया का समस्या ठीक किया जा सकता है आपका अवतल लेंस लगा करके। तो मायोपिया को क्या कहते हैं हम लोग? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मायोपिया को क्या कहते हैं हिंदी में? निकट दृष्टि दोष, जिसमें रोगी को जो है दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। इसके उपचार के लिए जो अवतल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में आप इंग्लिश में याद रखिएगा, जैसे मायोपिया आपका हो गया निकट दृष्टि दोष, आपका दूर दृष्टि दोष हो गया हाइपरमेट्रोपिया हो गया। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश में देख के आपको फंसा सकता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है, तो 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था? 3 बार, 4 बार, 5 बार, या 6 बार? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, कितनी बार? 4 बार। तो आप बना सकते हैं इस चीज़ को, देख सकते हैं। तो जमीन पर बैठने में लगा समय कितना? 11 सेकंड। तो जमीन से खड़ा होने में लगा सेकंड समय कितना था? 15 सेकंड। चूंकि प्रारंभ विशाल जमीन पर बैठा था, इस प्रकार 3 बार खड़ा होने तथा जमीन पर बैठने में लगा समय कितना? 3, 15 प्लस से 11, तो 15 कितना हो गया? 26, 26 गुना 3 कितना? 78 सेकंड। तो चौथी बार जमीन से खड़ा होने में लगा समय कितना? 78 प्लस 15, 93 सेकंड। तो चौथी बार जमीन पर बैठने में लगा समय कितना? 93 प्लस से 11, 104 सेकंड। तो वही पूछा गया विशाल द्वारा कितना सेकंड लगा? 98 सेकंड में जो कुल 4 बार खड़ा हो रहा था। कितना बार? 4 बार। तो ऑप्शन नंबर बी जो था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। निम्न में से कौन सी वस्तु जो आपकी हड़प्पा सबस्थल से जो है प्राप्त नहीं हुई है? मिट्टी के बर्तन, गहने, सूती वस्त्र, या ताम्र शीशा? तो कौन सी नहीं प्राप्त हुई आपकी? तो सूती वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सी वस्तु जो हड़प्पा सब स्थल से जो प्राप्त आपकी नहीं हुई है? कौन सी नहीं हुई है? सूती वस्तु जो है नहीं हुई है। सूती वस्त्र हड़प्पा से सबस्थल से जो प्राप्त नहीं हुई है। अन्य वस्तुएं जो हड़प्पा सबस्थल से जो प्राप्त हुई है। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? अनायमुड़ी, पालनी, कार्डेमम, या कामेत? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? निम्न श्रेणियों में से कौन से पश्चिम घाट का भाग नहीं है आपका? कौन सी नहीं है आपकी? ऑप्शन नंबर डी। कौन सी नहीं है आपकी? कामेत। कामेत जो है पश्चिम घाट का भाग नहीं है आपका। कामेत पश्चिम घाट का भाग नहीं है, उत्तराखंड हिमालय का जो है भाग है कामेत। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को जो आम बजट के साथ जो मिला दिया था? 2016, 2019, या 2018, या 2017? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर डी क्या था? 2017। तो 2017 में जो किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? तो 2017 में। तो वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ जो है मिला दिया था। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? हम्पी, नागल, बेरा, या नागलपुरम? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो नागलपुरम। किसकी की थी? तो नागलपुरम की। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर जब विजयनगर के समीप जो है नागलपुरम उपनगर की जो स्थापना की थी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करता है, परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। वह कौन सी गैस है? CO2, Cl2, या N2, या O2 मतलब ऑक्सीजन? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता। और एक
एक गैस CaO के साथ जो अभिक्रिया करती है, प्लस जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो कौन सी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी आपके इसमें आपका क्वेश्चन मार्क जो आपका इसमें ज्ञात करना था ये दोनों के आपके सीरीज के हिसाब से। तो सिंपल था, आप बना सकते थे, ये रीजनिंग का सवाल था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा 8 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा 8 था। अब देख सकते हैं किस तरह बनाया गया है। 4 + 3 और 8 - 3, तो फिर गुना कर दिया दोनों, फिर 6 + 3, फिर 9 - 2, इसको गुना किया। तो इस तरह आप बना सकते हैं। ये रीजनिंग का सवाल है, काफ़ी ईजी है, आप बना सकते हैं। ये भी आपका रीजनिंग का सवाल है। एक निश्चित कुछ भाषा ब्रेन को जो आपका इतना लिखा जाता है, ब्रेन को इतना लिखा गया, और टीयर को जो इतना लिखा गया, उससे में पूछा गया ट्रेन को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे टी आपका पहला में है, तो पहला में देखिए आपका क्या है, आपका इसका मार्क्स देखिए किस में आपका, चारों में आपका। तो फिर आपका आर देखिए किस में आपका, इसमें 2 नंबर में है, 2 नंबर क्या परसेंटेज है। तो उसके बाद क्या होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए। तो इसमें परसेंटेज नहीं है, इसमें परसेंटेज नहीं, इसमें है, इसमें है। तो फिर आपका क्या ए देखिए किस में आपका 3 नंबर में, 3 में क्या आपका भागा देखिए किस में आपका, इसमें भागा आपका, इसमें भागा। अब फिर आई देखिए किस में आपका, इसमें 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या है, इसमें हैज़ है। तो देखिए हैज़ किस में आपका, उसके बाद तो देखिए 4 में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो सिंपल है रीजनिंग का सवाल, आप इजीली बना सकते हैं, इसको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है। राज्य महाधिवक्ता, या भारत के महान्यायवादी, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, या लोकसभा के अध्यक्ष। तो किसके तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम जो किसके समान है, आपका उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जो है समान है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है आर्टिकल 148(1) के अंतर्गत जो है आपका किया जाता है। शब्द सेरीकल्चर संबंधित आपका लाख से, वंश से, खनिज से, या रेशम से। तो आपको पता हो सेरीकल्चर किससे संबंधित आपका, रेशम से। किससे है, रेशम से, रेशम के पालन से। किससे है, तो रेशम से। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित आपका, रेशम से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है, चोर्निया, या पिस्टिया, या एजोला, या साल्विनिया। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर चोर्निया। तो निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है, तो आपका चोर्निया। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चोर्निया एक हानिकारक जलीय खरपतवार है, इसे जलकुंभी भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, या मालदीव। तो बताइए कौन सा नहीं है आपका। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आपका आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो सार्क में जो है टोटल आपके कितने देश है, आपके 8 देश है। सार्क में कितने देश है, आपके टोटल 8 देश है। तो कौन कौन से, उत्तर से आप आइए, पहले अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। और नीचे चल जाइए आप, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया हो गया, नीचे हो गया मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया। 3 2 5, आप पूरब साइड आ जाइए, 5 हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नीचे हो गया मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, इधर हो गया आपका भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश। 3 को आपका इधर हो गया, नीचे आपका जो हो गया 3 2 5, और 3 यहाँ पे 5 3 8, टोटल आपके 8 देश हैं। देख सकते हैं भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। ईरान जो है सार्क का जो सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। और सार्क से रिलेटेड देखिए इसका मुख्यालय कहाँ का है, नेपाल के काठमांडू में जो है सार्क का मुख्यालय। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोश लागू किए गए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोश लागू किए गए थे, तो आपका शाहजहां समय। किसके समय, तो शाहजहां के समय। तो ये याद रखिएगा। तो शासन मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोश, जमीन को चुमना, ये सब किससे लागू किया गया था, शाहजहां के शासनकाल में।
बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली का, प्राकृत का या अपभ्रंश का या संस्कृत का? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा प्रयोग किया जाता था? पाली का। और जैन धर्म में किस में किया जाता था? प्राकृत में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 14 घंटे एक दिन का कितना भाग होता है? 2/3 या 7/12 या 14/20 या 15/12, 5/12। तो सिंपल आप बना सकते हैं आप इसको। देखिए 24 घंटा में एक दिन में कितना घंटा होता है आपका? 24 घंटा होता है। तो यहाँ पूछा गया 14 घंटा, तो 14 घंटा निकालें सिंपली 1/24 कर देंगे। और कितना पूछा गया आपका? 14 घंटा। पूछा गया एक दिन का कितना भाग होता है? डायरेक्टली निकालेंगे आप, तो काट लेंगे इसको। कितना 7 से कटेगा, कितना कटेगा? 12 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 7/12। तो सिंपल था ये बनाने का, आप बना सकते हैं। इसका आप बनाइए, आंसर बताइए। अनुचुंबक तो पदार्थ है। चुंबक से छिन्न बल द्वारा विस्कर्षण हेतु या चुंबक से प्रबल द्वारा विस्कर्षित होते हैं, या चुंबक की ओर प्रबल बल द्वारा आकर्षित होते हैं, या चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा जो आकर्षित होते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो अनुचुंबक तो पदार्थ क्या होता है आपका? चुंबक की ओर छिन्न होते हैं। चुंबक की ओर क्या होता है? छिन्न होते हैं। चुंबक की ओर जो छिन्न बल द्वारा जो आकर्षित होते हैं, चुंबक की छिन्न बल द्वारा भी क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। चुंबक की ओर जो है छिन्न बल द्वारा क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर एक कमजोर बल से आकर्षित होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन आदि। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? सारनाथ स्तंभ या लौरिया नंदनगढ़ या संकिसा स्तंभ या रामपुरवा स्तंभ? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो संकिसा स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो संकिसा स्तंभ के शीर्ष पर जो एक विशाल हाथी स्थापित है, यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ आपका? उत्तर प्रदेश में है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है आपके? चार्ल्स डार्विन, रेचल कार्सन या एडवर्ड विल्सन या राल्फ इमर्सन? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो रेचल कार्सन। तो कौन है? रेचल कार्सन। तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक कौन सा आपका? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है आपके? रेचल कार्सन। जब 7 का स्क्वायर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होता है? तो सिंपल होता है, ऐसे सवाल करना। 7 को बीच में रखिए, 4 से डिवाइड कीजिए। एक बार क्या कितना बचा था? कितना शेष कितना बता? शेष कितना बता? 3। तो कितना बचा? शेष 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल ऐसे सवाल बनाना। तिलैया बांध डैश नदी पर जो है निर्मित है? बराकर नदी, कोनार नदी या चंबल नदी या बनास नदी? तो तिलैया बांध किस नदी पे आपका? बराकर नदी पे। किस नदी पे आपका? बराकर नदी पर निर्मित है। तिलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित है। यह कोडरमा झारखंड में है। बराकर दामोदर की सहायक नदी है। तिलैया बांध जो बराकर नदी पर निर्मित है, कोडरमा झारखंड में है। बराकर जो है दामोदर की सहायक नदी है। बराकर नदी जो आपकी दामोदर नदी की सहायक नदी है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? 1777 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, या 1784 का पीस इंडिया एक्ट, या 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, या 1833 का चार्टर एक्ट? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 1813 का चार्टर एक्ट। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। लेकिन चीन के साथ जो है चाय का व्यापार जो है रहने दिया गया था। चीन के साथ जो है चाय का व्यापार जो रहने दिया गया था। और जो है इसी में जो था आपका 5 लाख रुपये शिक्षा पे खर्च करने का विचार लाया गया था सालाना। और ईसाई मिशनरी को भारत में आने की छूट दे दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ये सब जो आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा डिटेल से। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा? तो आपको अगला पद आपको ज्ञात करना था। तो अगला पद कौन सा होगा आपका? तो निकाल सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 85, 32, 6 अगला पद होता है। तो दी गई संख्या श्रेणी बाएं व दाएं से प्रथम अंक को हटाकर श्रृंखला की अगली संख्या बनाई जा रही है।
तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो बाएं बाएं एवं दाएं से जब प्रथम अंक को हटाकर बाएं से दाएं, तो सिंपल आप बना सकते हैं इसको। तो इसको क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी। कोडरमा डैश के खनन के लिए जो है जाना जाता है, चूना पत्थर, संगमरमर, अभ्रक या तांबा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। कोडरमा, ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक के लिए। कोडरमा जो अभ्रक के खनन के लिए जो है जाना जाता है आपका। कोडरमा कहाँ आपका, झारखंड में है। संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड आपको पूछा गया है। संवैधानिक संशोधन तो 101, 101 जो है किससे संबंधित है, 102 किससे संबंधित है, 103 किससे संबंधित है, 104 जो आपका किससे संबंधित है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 120 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे 101 में क्या था आपका, वस्तु एवं सेवा लागू किया गया था, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं, जीएसटी लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन द्वारा, 102 संविधान संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 102 संवैधानिक संशोधन। 103 में क्या था आपका, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%, मतलब आपका ईडब्ल्यूएस के लिए व्यवस्था किया गया था। 104 में क्या है, लोकसभा में आंध्र भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को जो समाप्त कर दिया गया, जो कि आपका समाप्त कर दिया गया था, जो कि आपका लोकसभा में 2 है आपका, अब विधानसभा में कितना, 1 है। एंग्लो इंडियन। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। यह लंबी दूरी तक संचित की जा सकती है, या इसका उत्पादन सस्ता होता है, या इसका परिणाम समान रहता है, या इसकी वोल्टता आसानी से जो बदली जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर सी, इसका परिमाण जो है समान रहता है। तो निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका परिमाण समान रहता है, यह गलत है आपका। तो प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिव करंट का जो परिमाण व दिशा दोनों बदलती रहती है, अतः कहा जा सकता है इसका परिमाण समान जो है नहीं रहता, परिमाण समान नहीं रहता। ये देखिए मैथ का आपका सवाल है, किसी दुकानदार द्वारा का 5 महीनों का विक्रय मूल्य 6435 रुपये और 6855 रुपये और 7230 रुपये और 6927 रुपये तथा 6562 रुपये और 6500 रुपये का औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीने उसको कितना विक्रय देना होगा। तो कुछ नहीं करना था आपको, सिंपली आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा, 4991। तो आसान है बनाने से क्वेश्चन को। सिंपल क्या करना था, सभी का क्या करना था, जोड़ लेना था, सभी को आपको जोड़ के निकाल लेना है। और टोटल कितने थे आपके, 1 2 3 4 5। अब पूछा गया था अगला का, तो 6, तो 6 लिखते नीचे, एवरेज में क्या लिख दिए 6। अब बराबर कितना था आपका, 6500 दिया हुआ था। तो टोटल आप जोड़े तो कितना हो गया, टोटल जोड़े तो 34,009 प्लस एक्स, ये आपका एक्स हो गया। अब बराबर कितना आपका, ये जब गुना होगा आपका 6 गुना 65 होगा, कितना होगा आपका 39,000 हो जाएगा। जब आपका इधर जब जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, जब माइनस में होगा तो 4991, तो 4991 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो काफ़ी सिंपल थे, आप बना सकते हैं। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है, डीजी तेंदुलकर या कृष्णा पिल्लई या JN सेनगुप्ता या CR दास। तो कौन है आपके, डीजी तेंदुलकर। तो महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है आपके, डीजी तेंदुलकर। कौन है आपका, डीजी तेंदुलकर। कौन है, डीजी तेंदुलकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक जो है आपका डीजी तेंदुलकर हैं। उन्होंने महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी शीर्षक से 8 भागों में एक पुस्तक जो है लिखी है। रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कांप मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है आपका, काली मिट्टी कहा जाता है, किसको, काली मिट्टी को। और इसे जो कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर ए। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी या सोता जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नामेरी बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, असम में, ओडिशा में, कर्नाटक में या आपका छत्तीसगढ़ में। तो बताइए नामेरी बाघ अभ्यारण्य आपका कहाँ स्थित है आपका,
असम में। कहाँ आपका? असम में स्थित है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोग, रोगदान। सभी को आपको क्या करना था? आपको व्यवस्थित मतलब तार्किक और व्यवस्थित रूप में आपको व्यवस्थित करना था। तो सिंपल है, आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए पहले क्या हो जाएगा आपका, पहले देखिए पहले आपका रोग रहेगा, पहले रोग रहेगा तो रोग होगा, तब फिर हम कहाँ जाएंगे? अस्पताल जाएंगे। रोग हुआ तो कहाँ जाएंगे? पहले अस्पताल जाएंगे, तब फिर अस्पताल जाएंगे तो क्या होगा? फिर मेरा भर्ती होगा। अस्पताल जाएंगे तो क्या होगा? भर्ती होगा। फिर भर्ती होगा तो फिर क्या होगा? हमारा उपचार होगा। फिर उपचार होगा तो फिर क्या होगा? हम रोग से निदान मतलब रोग से क्या हो जाएंगे? छुटकारा हो जाएंगे। तो क्या होगा? चार, चार, एक, दो, चार, चार, एक, तीन, दो, चार, पाँच। तो किस में? हमारा ऑप्शन नंबर एक में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर एक। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? आपका डल झील, बुलर झील या नैनीताल झील या भीमताल झील। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? आपकी बुलर झील। कौन सी? आपकी बुलर झील। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ आपका? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ आपका? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील कहाँ आपका? जम्मू कश्मीर में आपका है। आर्द्रतापूर्ण दिन में प्रातः काल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दें तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उड़ आती है। इसका कारण क्या आपका? बिंदु स्त्राव या रस स्त्राव या बाष्पोत्सर्जन खिंचाव या मूल दाब। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी, मूल दाब। तो क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर डी, मूल दाब। तो आर्द्रतापूर्ण दिन में प्रातः काल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दें तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ जाती है। इसका कारण क्या? आपका मूल दाब। इसका कारण क्या? आपका मूल दाब है। इसका कारण क्या? आपका मूल दाब है। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? आपका राजस्व विभाग से या सैन्य विभाग से या प्रशासन से या आपका कानून से। तो दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? आपका सैन्य विभाग से। किस विभाग से संबंधित था? आपका सैन्य विभाग से। तो सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज जो था एक सैन्य विभाग था। इसका गठन किसने किया था? आपका गियासुद्दीन बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। 99 का बताइए। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अंडमान में, निकोबार में, कोरोमंडल तट में या आपका लक्षद्वीप में। तो कहाँ आपका ये स्थित है? आपका लक्षद्वीप में। तो पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य, तो पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपका लक्षद्वीप में। कहाँ आपका? लक्षद्वीप में है। तो पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य आपका लक्षद्वीप में है। इसका नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया? डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुछ सीटों में से डैश सीटें हासिल होनी चाहिए। 1/4, 1/6, 1/8, 1/10। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारा 1/10। 1/10 अगर 1/10 सीटें अगर मेरे पास हैं, 1/10 सीटें अगर है तो विपक्ष का नेता क्या मतलब वो बन सकते हैं। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुछ सीटों में से 1/10 सीटें हासिल होनी चाहिए, तो वो जो है विपक्ष का नेता बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका बिहार ऐसा का जो था मेंस का मतलब क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। तो कैसा लगा ये डिस्कशन? लगा सारे डिस्कशन आपसे कराया गया काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ऐसे ही आपको बिहार ऐसा का हो गया या सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराया जाएगा इस चैनल पे। और बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। लगा कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।